देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। ठीक है। अच्छा देखो, आज हम लोग इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग करो इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर। ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब पहले थोड़ा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये इंडेक्स नंबर है क्या, इसका यूज कैसे होता है, क्या नहीं, ठीक है। समझने के लिए टॉपिक को, उसके बाद हम लोग इस पे जैसा क्वेश्चन आता है वो सब देखेंगे, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है, देखो। जैसे अगर एक एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश करें, जैसे मान लो कि सिंपल एग्जाम्पल ले रहे, तुम लोग लिख लेना, ठीक है चाहो तो। मान लो 2001, 2002, 2003, 2004। किसी एक कंपनी का मान लो प्रोडक्शन टन में कुछ ऐसा है। 105.6 टन, 116.16 टन, 136.72 टन, 137.28 टन, ठीक है। तो ये जो डेटा गिवन है ना, इसको हम लोग बोलेंगे जैसे कि रॉ डेटा, ठीक है। मतलब सिंपल कुछ डेटा दे दिया है कि भाई प्रोडक्शन इतना इतना है। तो अब अगर हमें बताना पड़े कि प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ा है कि कम हुआ है, तो ये देख के तो पता चल रहा है। प्रीवियस ईयर के हिसाब से, मतलब 2001 के हिसाब से 2002 में देखे तो प्रोडक्शन क्या हुआ है, बढ़ा है। उसके बाद भी देखोगे तो बढ़ा है। मतलब हर एक साल के साथ कंपेयर करने से हर एक स्टेज में दिख रहा है कि प्रोडक्शन मेरा इंक्रीज हुआ है। लेकिन कितना इंक्रीज हुआ है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए अगर हम लोग चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि 105 - 6 माइनस 116.16 करेंगे, ठीक है। या फिर मतलब उल्टा लिखना चाहिए था मुझे, मतलब हम ये कह रहे हैं कि 116.16 और 105.6, तो ये कुछ एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इतना बड़ा है तो हम लोग ये निकाल तो सकते हैं, बट गुड मॉर्निंग क्रिश। गुड मॉर्निंग मैम। तो ये निकाल तो सकते हैं हम लोग इस तरीके से, लेकिन चीजों को सिंपल तरीके से समझने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज किया जाता है। मतलब क्या ये सिंपल नहीं है, सिंपल है, ये सिंपल नहीं है ऐसा बात नहीं है, लेकिन देखो ना डेटा कैसा है, ठीक है। इसको माइनस करोगे कुछ एक आंसर आएगा, फिर चेक करोगे कि इतना इंक्रीज हुआ है आउट ऑफ कितना, 105.6, मतलब मेरा जो टेन पॉइंट फाइव इंक्रीमेंट है। सिक्स हाँ, तो ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से हम लोग कंपेयर करेंगे ना, इनटू 100 ऐसे करके निकालेंगे, तो ये तो एक तरीका होता है। लेकिन जब बहुत डेटा होता है, जैसे कि देखो शेयर का अगर देखोगे तो शेयर जो है बार बार फ्लक्चुएट होते रहता है ना। मतलब ये जैसे कि देखो हम दिखाते हैं, कोई भी एक कंपनी का शेयर ले लेते हैं, जैसे कि अरविंद। टाटा स्टील ले लेते हैं, देखो कुछ भी देख सकते हो, ठीक है, सभी में दिखेगा तुम लोग को। ये देखो, ये देखो, आज ही ये कितना बार फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि 5 दिन में कितना फ्लक्चुएट हुआ है, देखो मतलब ये लास्ट 5 दिन में, लास्ट 1 मंथ में देखो फ्लक्चुएशन, देखो देखो यहाँ पर 188.27, ठीक है। हाँ, यहाँ पर 183.56, ठीक है, 184.41, इस तरीके से कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। तो अगर मुझे निकालना है कि फ्लक्चुएशन कैसा है, मतलब कितना कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। या फिर ये एक दिन का देख सकते हो, ठीक है, 5 साल का, लास्ट 5 इयर्स का फ्लक्चुएशन देख सकते हो। तो ये देखो, ये जो डायग्राम है इससे पता चल रहा है कितना फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएट होता जा रहा है। देखो जैसे हम यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं ना, ये देखो प्राइस देखते जाओ तुम लोग, 112 इस तरीके से देखो दिख रहा है। ये देखो यहाँ पर चेंज होते हुए दिख रहा है कि कितना कितना कम ज्यादा, यहाँ बहुत डाउन हुआ था ना, इसीलिए वहां पर देखो इम्पैक्ट आ रहा है इस तरीके से, ठीक है।
तो ये जो फ्रीक्वेंटली जो चेंज होता है चीज, मतलब बहुत ज्यादा जब रॉ डेटा मेरे पास अवेलेबल होता है कि पर डे में भी तो शेयर का चेंजेस होता है कि आज कितना हो रहा है, देखो आज एक दिन का ये देखो कितने जो है चेंजेस होते जा रहे हैं अभी तक, ठीक है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन जो भी होगा, या फिर अप 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 भी हो सकता है, डाउन 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 भी हो सकता है। वो तो देखो डिपेंड करता है कि क्या कौन से कंपनी का क्या चल रहा है। तो हम वो शेयर मार्केट का उस तरीके से बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि ये जो फ्रीक्वेंट ऑफ सेकंड में जो चेंजेस हो रहा है, ठीक है, जब बहुत सारा चेंजेस हमारे पास अवेलेबल हो ना, तो फिर उसको समझाने के लिए हमें कुछ ऐसा मतलब टूल चाहिए, या बोल सकते हैं ऐसा डिवाइस चाहिए जिससे हम लोग इजीली जो है चेंजेस को समझा सके, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर वो है जो कि हमें शेयर का प्राइजेस, जो जैसे शेयर का नहीं, सिर्फ बहुत सारे प्राइस चेंजेस को बताने के लिए केपेबल है। जैसे कि ये प्रोडक्शन, अब ये प्रोडक्शन जो है चेंज जो हो रहा है, तुम लोग नॉर्मल भी बता सकते हो कि बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है, लेकिन मान लो मैंने इसका इंडेक्स नंबर निकाल लिया। अब इंडेक्स नंबर कैसे निकालोगे वो हम समझाएंगे कि कैसे करके इंडेक्स नंबर निकालोगे, क्योंकि वही वाला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। मान लो इसका इंडेक्स आ रहा है कैलकुलेट करके 100, कैसे आएगा हम बताएंगे कैसे आएगा, ठीक है। इसका आ गया मान लो 110, ठीक है, इसका आ गया सपोज कि 120, इसका आ गया 130। अब देखो कितना आसान है बताना कि इस साल से इस साल कितना इंक्रीमेंट हुआ है प्रोडक्शन का। अगर 105.6 का मतलब इंडेक्स नंबर में 100 है, और 116.16 का मतलब इंडेक्स नंबर में 110 है, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है बहुत आसानी से ओरली भी बता सकते हो। बोलो कितना परसेंट इंक्रीज है। नहीं बता सकते हो। 100 से 110 हुआ मतलब टेन कितना परसेंट परसेंट बढ़ा? टेन टेन परसेंट परसेंट ठीक है। अच्छा, अब अगर फिर वही 100 से ही हम कंपेयर करें कि 100 से 120, तो ये कितना परसेंट इंक्रीज है? 20 20, ठीक है। अब इससे इसका कंपेयर करो तो ये कितना परसेंट इंक्रीज है? 30 30%। लेकिन क्या इसमें इतने आसानी से बता सकोगे कितना कितना परसेंट इंक्रीज है? मतलब जितना आसानी से ये 100 110 कंपेयर हो गया 120 130, क्या ये कंपेयर नहीं कर सकते? ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, बट करना डिफिकल्ट है बिकॉज ये रॉ डेटा के फॉर्म में, मतलब एक्चुअल जो डेटा है वही मुझे दे दिया है, छोटा छोटा चेंजेस जो है 0.6 0.16 इस तरीके से दिया है, तो इसमें कैलकुलेशन करना प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए जैसे कि ये तो देखो मैंने फिर भी ईयर टू ईयर बताया है, ठीक है। चेंजेस हमें पर डे का, जैसे मैंने अभी शेयर का दिखाया, पर डे का शेयर का चेंजेस इतना सारा रॉ डेटा हो जाएगा, फिर उसमें कैसे चेंजेस निकालेंगे हम लोग? तो ये जो प्रॉब्लम होता है ना, ये जो मतलब चेंजेस जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो टाइम ज्यादा लग जाता है और डिफिकल्ट होता है कैलकुलेट करना, तो उसको आसान करने के लिए इंडेक्स नंबर लाया गया है। तो इंडेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन का रीजन ये है कि इंडेक्स नंबर हमें एक सिंपल टूल प्रोवाइड करता है ये, कि कैसे करके हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि देखो तुम लोग सुने होंगे सीपीआई। सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ये इंडेक्स नंबर हमें क्या कैलकुलेट करने में हेल्प करता है पता है? इन्फ्लेशन, ठीक है। हमारा इन्फ्लेशन कैसे चल रहा है उसको अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो इंडिकेटर है, जो इंडेक्स है, वो है सीपीआई, ठीक है। जैसे शेयर मार्केट का मैंने बोला तो निफ्टी 50 होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना निफ्टी आज कितना बढ़ा कितना कम हुआ, तो निफ्टी में क्या दिखाता है? हमारा जो टॉप 50 कंपनी है, हमारे भारत में जो टॉप 50 कंपनी है उसका मूवमेंट बताता है कि आज वो टॉप 50 कंपनी क्या मूवमेंट दिया मिलके, अप हुआ डाउन हुआ कितना हुआ वो बताता है, ठीक है। तो निफ्टी 50 जो है ये मतलब क्या बोले, ये स्टॉक इंडेक्स है, स्टॉक इंडेक्स। अब इंडेक्स का मतलब वही मूवमेंट कैसा हुआ शेयर का आज, ठीक है। तो तुम लोग देख सकते हो निफ्टी 50 में कि शेयर का मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो ये क्या हो गया? इंडेक्स, इंडेक्स मतलब एक इंडिकेटर जो मुझे इंडिकेटर देता है कि इतना हुआ है मेरा स्टॉक का चेंजेस, आज अप हुआ है कि डाउन हुआ है, ठीक है। तो वहां भी इंडेक्स नंबर का एप्लीकेशन होता है। इन्फ्लेशन पता करना है तो जो इंडेक्स नंबर यूज करना है वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। डब्ल्यूपीआई, डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल प्राइस चेंजेस, ठीक है। होलसेल, तो होलसेल मार्केट एक होता है, तो होलसेल प्राइस चेंजेस क्या है, ठीक है, वो पता करने के लिए हम लोग डब्ल्यूपीआई इंडेक्स का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, और सेंसेक्स होता है, जैसे निफ्टी होता है, निफ्टी मेनली जो है टॉप 50 कंपनी का इंडिकेटर है कि टॉप 50 कंपनी आज कैसे परफॉर्म कर रही है। और सेंसेक्स होता है, सेंसेक्स क्या होता है?
इंडिया में स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है वो पता करने के लिए, मतलब अप है डाउन है, उसके लिए सेंसेक्स इंडेक्स यूज होता है, ठीक है। तो जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस इन इंडिया। तो ये जस्ट मैंने कुछ नाम बताया कि इंडेक्स नंबर का कैसे कैसे एप्लीकेशन होता है, ये कुछ एग्जांपल्स हो गया बेसिकली इंडेक्स नंबर का। ये जैसे मैंने बताया कि इंडेक्स नंबर ऐसे होता है, अब मुझे ये सिखाना है तुम लोग को कि ये 100, 110, 120, 130 ये सब कैसे फाइंड आउट कर पाओगे। तो उसमें बहुत सारा मेथड वगैरह है, वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इंडेक्स नंबर क्यों पढ़ते हैं? इंडेक्स नंबर इसीलिए पढ़ते हैं ताकि जब हमारे पास बहुत सारा रॉ डेटा हो और उसमें क्या चेंजेस है वो अगर हम लोग फाइंड आउट करने के लिए केपेबल नहीं होते, आसान तरीके से किया जा सकता है, लेकिन उसको आसान करने के लिए इंडेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन किया गया है, क्योंकि इंडेक्स नंबर इस तरीके से हमें दिखेगा और इस तरीके से दिखने से हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं कि हमारा चेंजेस कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इंडेक्स नंबर है ये हमें किस तरीके का चेंजेस बताता है? जैसे देखो मैंने ये सारा टाइम बेसिस पे बताया, जैसे कि 2001, 2002, 2003, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन बताता है। तो देखो मेनली इंडेक्स नंबर हमें दो तरीके का जो है चेंजेस बताता है, टाइम बेसिस पे भी बताता है, प्लेस बेसिस पे भी बताता है। जैसे हम लोग कोई एक प्रोडक्ट किसी एक स्टेट में बेच रहा है, दूसरा प्रोडक्ट किसी और स्टेट में बेच रहे हैं या किसी और कंट्री में बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा जो है सेल का क्या ग्रोथ है, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोग इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। तो टाइम बेसिस पे चेंजेस और जो है प्लेस टू प्लेस चेंजेस दोनों के लिए हम लोग यूज करते हैं, बट हम लोग के सिलेबस में टाइम वाला ही एप्लीकेबल है। प्लेस बेसिस पे चेंजेस होने से कैसे करके इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होता है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं, ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे भी नहीं। तो ये हो गया हम लोग का इंडेक्स नंबर का मतलब। एक छोटा सा हम डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं, बाकी डेफिनेशन तुम लोग को कुछ रटने का जरूरत नहीं है, ये जस्ट पता करने के लिए जो लिखा वो क्या है, ठीक है, उस चीज को हम बता देते हैं, क्योंकि डेफिनेशन तो कुछ पूछा नहीं जाता है। इंडेक्स नंबर आर कन्वेंशियल convenient device for measuring relative changes। रिलेटिव चेंजेस का मतलब क्या होता है? परसेंटेज चेंजेस, ठीक है। जनरली परसेंटेज चेंज को ही हम लोग बोलते हैं रिलेटिव चेंज ऑफ डिफरेंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो प्लेस टू प्लेस मतलब जैसे मैंने समझाया, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमें सिर्फ टाइम टू टाइम चेंजेस के ऊपर ही क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इंडेक्स नंबर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है या टूल है, जो भी बोल सकते हो, स्टैटिस्टिकल टूल है, जो कि हमें रिलेटिव चेंजेस को, रिलेटिव चेंजेस का मतलब, रिलेटिव चेंजेस का मतलब जब हम लोग चेंजेस को परसेंटेज में फाइंड आउट करते हैं तो नॉर्मली उसे ही रिलेटिव चेंजेस बोला जाता है, ठीक है। तो डिफरेंसेस निकालेंगे, चेंजेस का मतलब ही तो डिफरेंसेस, तो अब डिफरेंसेस कौन से बेसिस पे? टाइम टू टाइम बेसिस पे या फिर प्लेस टू प्लेस बेसिस पे निकाला जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स नंबर, ठीक है। अच्छा, अब हमें देखना है कि ये 100, 110 ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वो हमें सोचना पड़ेगा कि ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके लिए देखो हम कुछ पॉइंट बताते हैं। अब ये सब हमारा जो है कैलकुलेशन का पार्ट होगा, मतलब ये सब पॉइंट हमें सीखना पड़ेगा तभी जाके हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। और ये तो कुछ एग्जांपल्स दिया है, तुम लोग गूगल करोगे तो भी मिल जाएगा। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, सेंसेक्स, निफ्टी 50, ठीक है, इसे निफ्टी 50 बोलते हैं, ये सब इंडेक्स है। अच्छा, अब देखो किस तरीके से इंडेक्स नंबर फाइंड आउट होता है, कौन कौन से चीजों का इंडिकेटर होता है इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स होता है, ये सब लिखना जरूरी है, ठीक है। प्राइस इंडेक्स होता है, क्वांटिटी इंडेक्स होता है, वैल्यू इंडेक्स होता है। प्राइस इंडेक्स को पी से
डिफाइन किया जाता है, इसको Q से डिफाइन किया जाता है, इसको V से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो प्राइस, तो हमें क्या क्या इंडेक्स पढ़ना पड़ेगा? हमें प्राइस इंडेक्स पढ़ना पड़ सकता है, मतलब पढ़ना पड़ेगा, क्वांटिटी इंडेक्स भी पढ़ना पड़ेगा, वैल्यू इंडेक्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो वैल्यू का मतलब क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करोगे तो ही वैल्यू आएगा। जैसे कि मान लो 2 रुपए करके मैंने 10 किलो कुछ परचेस किया, तो उसका वैल्यू कितना हो गया? 20 रुपीज। ठीक है, तो ये 2 मेरा क्या हो रहा है? प्राइस। ये 10 मेरा क्या हो रहा है? क्वांटिटी। और ये मेरा क्या हो रहा है? वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू का मतलब क्या है? प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन को ही तो हम लोग वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, अब लिखने का तरीका हमें समझना पड़ेगा कि कैसे करके होगा, फिर हम लोग सीखेंगे कि ये 100, 110 ये कैसे करके आएगा। पहले लिखने का तरीका समझते हैं। जैसे कि मान लो हमें 2 साल दिया हुआ है, 1999 और 2006। ठीक है, अच्छा, अब ये 1999 को हम लोग हमेशा 0 से डिनोट करेंगे और इसको हम लोग 1 से डिनोट करेंगे। 1, या फिर बहुत से लोग इसे n भी लिखते हैं, ये मैंने स्लैश देके स्मॉल n लिखा है। ठीक है, तो 1990 और 2006 में मेरा करेंट ईयर कौन सा है और बेस ईयर कौन सा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि 0 और 1 कौन क्या होगा। देखो, अगर क्वेश्चन मुझे कुछ नहीं बोल रहा है तो मेरा जो अर्लीस्ट ईयर है वही मेरा करेंट ईयर होगा, और जो मेरा पुराना साल है, जैसे 1999 और 2006 में 1999 मेरा पुराना ईयर हो गया, तो वो मेरा बेस ईयर हो गया, इसको हम लोग 0 से डिनोट करेंगे। और जो मेरा 2006 है कंपेयर टू 1999, 2006 मेरा अर्लीस्ट हो गया, तो उसे हम लोग 1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इस चीज को हम यहाँ पर लिख देते हैं एक पॉइंट लगा के कि अर्लियर ईयर, जो अभी सिखाया वही लिखेंगे। ठीक है, इसके बगल में लिख रहे हैं अर्लियर ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो एंड देयर आफ्टर द नेक्स्ट ईयर given the next गिवन ईयर, द नेक्स्ट गिवन ईयर होना चाहिए, तो मैंने ईयर लिख दिया है पहले। वन, मतलब जो पुराना साल है, जो अर्लियर ईयर है, वो हमेशा यहाँ पर, जैसे ये अर्लियर हो गया, ठीक है, और ये मेरा करेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि 1999 पहले आएगा, फिर तो 2006 आएगा, तो अर्लियर ईयर को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और नेक्स्ट जो भी गिवन ईयर होगा, जैसे ये 2006 है, इसके जगह 2000 भी हो सकता था, 2001, 2, 3, कुछ भी आफ्टर 1999 जो भी हमारा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे मेरा करेंट ईयर। ठीक है, और जिसको हम लोग जो है 1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, 1 से डिनोट करना पड़ेगा। अच्छा, अब और एक चीज नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखो, ये एक कंसेप्ट हो गया, उसके हिसाब से ये सेकंड, जैसे मान लो मुझे दिया हुआ है P01। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? तो P01 को, पहला बात है कि इसको पढ़ते कैसे, जैसे कल हम लोग मैथ्स में पढ़ रहे थे 2 to the power 3, तो ये सीखा होगा तुम लोगों ने कि इसको हम लोग 2 to the power 3 बोलते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 2 to the power 5, तो मैंने पूछा ये क्या लिखा हुआ है, तो तुम लोग बोलोगे 2 to the power 5, तो 2 to the power 5, तो ये सिखाया गया है ना कि इसको ऐसे करके बोला जाता है। तो वैसे ही P01 को हम लोग क्या रीड करेंगे, मतलब कैसे करके पढ़ना पड़ता है, इसको हम लोग बोलेंगे 1/0। ठीक है, 1/0, और इसको लिखा कैसे जाता है? P1 डिवाइडेड बाय P0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंटू 100, ये लिखने का तरीका है। अच्छा, अगर इसके जगह कुछ ऐसा हुआ लाइक P10, ठीक है, तो P10 को कैसे रीड करोगे बोलो? जैसे मैंने बोला, इसको बोलते हैं प्राइस 1/0, तो इसको क्या बोलेंगे? प्राइस, इसके साथ कंपेयर करके बोलो। 0 on Price 1. 0 on 1. 0/1,
1, ठीक है। अच्छा, अब इसको लिखोगे कैसे? जैसे यहाँ पर P01 में P1/P0 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? P0/P1 into 100. P0/P1 इंटू 100, ठीक है। तो ये थोड़ा याद कर लेना है कि कैसे करके लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो, जो नंबर पहले आ रहा है, जैसे देखो 01 में 0 पहले आ रहा है, 10 में 1 पहले आ रहा है, जो नंबर पहले आ रहा है वो कहाँ पर पुट होता है? वो पुट होता है मेरा, ये देखो जो नंबर पहले आ रहा है वो कहाँ पुट हो সেটা रहा है? নিচে পুট হবে। है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, ठीक है। जो नंबर पहले आ रहा है, जैसे कि इधर 1 और इधर है, मतलब ऐसे करके याद कर सकते हो, याद करने का तरीका बता रहे, ठीक है। बाकी देखो जो जैसा याद करना चाहो कर लो, बट इस तरीके से आसानी से याद हो जाएगा। तो जो नंबर पहले आ रहा है वो मेरा डिनोमिनेटर में जाएगा, तो इस चीज को ऐसे लिख लो, ये 0 से यहाँ एरो लगाओ, ठीक है। फिर ये 1 से यहाँ एरो लगाओ, फिर यहाँ पर लिखो नंबर appearing, नंबर appearing, मतलब ये खुद के समझने के लिए और कुछ नहीं, ये कोई रूल मतलब ऐसा रूल्स नहीं है कि ऐसे, ये तो समझने के लिए कि भाई किसी तरीके से तो याद रखना है हमें। नंबर appearing फर्स्ट विल बिकम डिनोमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को हम डी ऐसे ब्रैकेट में आर लिख देते, इतना बड़ा जगह नहीं है लिखने का, डिनोमिनेटर में जाएगा मतलब नीचे जाएगा, ठीक है। और जो नंबर सेकंड में अपियर हो रहा है, ठीक है, जो नंबर सेकंड में अपियर हो रहा है, जैसे कि इधर से 1 देख लो और इधर से हम लोग देखेंगे तो 0, ठीक है। तो ये कहां पर जाएगा? तो ये हम लोग का द नंबर अपियरिंग न्यूमरेटर, ठीक है, जो न्यूमरेटर में जा रहा है वो मेरा कौन सा ईयर है? ये मेरा, वैसे भी हम लिख देंगे, ये मेरा करेंट ईयर है, ठीक है। करेंट ईयर ऐसे लिख देते हैं, करेंट ईयर। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, द नंबर अपेयरिंग नेक्स्ट विल बिकम न्यूमरेटर, वो तो होगा ही। और एक चीज भी देखो, जो मेरे न्यूमरेटर में जा रहा है वो मेरा क्या होगा? करेंट ईयर होगा, क्योंकि 1 देखो, 1 से हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? करेंट ईयर को, और 0 से हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? अर्लियर ईयर को, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो, ये क्या बोला है? न्यूमरेटर में जो भी रहेगा, तो न्यूमरेटर में क्या है? P1 है, यहाँ पर क्या है? P0 है। तो मैंने लेकिन बोला है कि अर्लियर ईयर, यानी कि जो है अर्लियर ईयर 0 से और करेंट ईयर 1 से होगा, बट यहाँ पर देखो मैंने बोला है कि न्यूमरेटर में करेंट ईयर जाएगा, तो यहाँ P1 है बट यहाँ पर P0 है, तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। मतलब बात ये है कि ये नॉर्मल एक कंसेप्ट है कि भाई अर्लियर है तो 0, करेंट है तो 1, लेकिन अगर मुझे ऐसा कंपैरिजन जिसके साथ करेंगे ना, जिसके साथ कंपैरिजन करेंगे वही हमेशा मेरा अर्लियर होगा। ये तो एक समझाने के लिए मैंने बोला कि जो पुराना साल है वो अर्लियर है, जो नया है वो करंट है, बट किसके साथ किसका कंपैरिजन हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा मेरा करंट होगा और कौन सा मेरा जो है अर्लियर ईयर होगा। जैसे अगर तुम लोग देखोगे कि जैसे मैंने बोला न्यूमरेटर में करंट ईयर होता है, फिर तुम लोग ये सोच ही सकते हो ये तो P0 है, मैम ने तो बोला 0 जो है वो मेरा अर्लियर होता है, तो ये करंट कैसे हो गया? तो करंट इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरा कौन से ईयर के साथ कंपैरिजन हो रहा है, वो भी एक जो है कंसेप्ट है कि कौन सा मेरा करंट ईयर होगा और कौन सा मेरा जो है अर्लियर ईयर होगा, वो चीज हम लिखवा रहे हैं यहाँ पर। ईयर फ्रॉम विच कंपैरिजन इज डन इज नोन एज बेस ईयर, ठीक है। तो बोल रहे हैं जिससे कंपैरिजन करेंगे वही मेरा बेस ईयर होगा। जैसे अगर हम 1999 के प्राइस के साथ सपोज 2006 के प्राइस का कंपैरिजन करना चाहते हैं कि 99 के मुकाबले 2006 में प्राइस का क्या चेंजेस है, तो इसके बेसिस पे अगर कंपेयर करना चाहते हैं ये मेरा हो जाएगा
बेस ईयर या फिर अर्लियर ईयर। और अगर हम बोलेंगे कि मतलब बेस ईयर का मतलब हो जाता है जिसके बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे कि 2006 के कंपेयर में 1999 में क्या था, तो फिर 2006 मेरा बेस ईयर हो जाएगा। तो जिसके बेसिस पे कंपेयर करेंगे वो मेरा बेस ईयर हो जाएगा, ठीक है। और जिसका कंपैरिजन हो रहा है वो मेरा करंट ईयर होगा। बाकी अगर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन, मतलब देखो कुछ तो बोलेगा कि हमें कैसे क्या किसके साथ किसको कंपेयर करना है। और नॉर्मली अर्लियर मतलब जो पुराना साल है, करेंट मतलब जो नया साल है, ठीक है। लेकिन कंपैरिजन जिसके साथ हो रहा है, जिसको बेस मान के कंपैरिजन करेंगे, वो हमेशा हम लोग का बेस ईयर होगा। और एक पॉइंट इसमें लिखेंगे, ईयर फॉर विच comparison is done is known as करंट ईयर, ठीक है। और जिसका कंपैरिजन होगा वही मेरा करंट ईयर होगा, ठीक है। अब इसको एक दो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा और भी अच्छे से। तो ये हो गया। अच्छा, अब ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये इधर से जीरो और ये नीचे जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस ईयर, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, बेस ईयर। तो ये हमेशा नीचे जो है बेस ईयर लिखा जाता है, वो ऊपर भी लिखा है। जो डिनोमिनेटर में जाएगा वो मेरा नंबर फर्स्ट एपियर जो होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में जाता है वही मेरा बेस ईयर होता है। और जो न्यूमरेटर में जाता है वो मेरा करंट ईयर होता है। मतलब मेरा कंपैरिजन कैसे होगा, हमेशा करंट ईयर बाय बेस ईयर। मतलब मेरा कंपैरिजन कैसे होगा, पी इक्वल टू हो जाएगा करंट ईयर बाय बेस ईयर इंटू 100। इसको मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया, पी मैंने 0110 कुछ नहीं लिखा, सिंपल प्राइस बोल के लिखा कि प्राइस का चेंजेस कैसे होगा, करंट ईयर बाय बेस ईयर। अब करंट ईयर मेरा कौन सा होगा, उसके लिए देखो ये और ये पढ़ने से समझ में आएगा कौन सा करंट ईयर कौन सा बेस ईयर। जिसके बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं वो बेस ईयर, और जिसका कंपैरिजन कर रहा है वो मेरा करंट ईयर होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ जाओगे। और बेस ईयर का मतलब यहां पर लिख लो चाहो तो, द नंबर appearing in denominator represent base year, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो रहेगा वही मेरा बेस ईयर हो जाएगा। अच्छा, ये लिख लो, एक क्वेश्चन देंगे इसके बाद। द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी इन द ईयर 1975 and 1980 where rupees 25 and rupees 30 respectively. Taking 1980 as base year, the price index is। ये निकाल के बोलो तुम लोग कि
प्राइस इंडेक्स कैसे, तो प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते, करेंट ईयर बाय बेस ईयर, ठीक है। तो करते क्या है, प्राइस इंडेक्स में हम लोग प्राइस का कंपैरिजन करते कि किसी एक साल में कितना था और अभी कितना हुआ है, तो कंपैरिजन किसके साथ किसका करना है, बोला है टेकिंग 1980 एज बेस ईयर, मतलब 1980 के बेसिस पे मुझे 1975 का जो है प्राइस इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो बोलो कितना होगा। 83.33 আসবে। हाँ 83.33। तो कैसे निकालोगे बोलो, निकालो, सब कोई कैलकुलेट करो, प्राइस इंडेक्स कैसे निकालोगे। तो प्राइस इंडेक्स कैसे निकलेगा। मैम 25/30 মানে हाँ बाय बेस ईयर इनटू 100 करेंट 25/30 ईयर बाय बेस ईयर इंटू 100 है, 25/30 इंटू 100। अब करेंट ईयर को कैसे डिनोट करोगे, पी ऑफ क्या लिखोगे और बेस ईयर को क्या लिखोगे, बोलो। करेंट ईयर को किससे डिनोट करते हैं, ये वाला देखो 1 या n, और बेस ईयर को, तो ये क्या हो जाएगा P1 और ये क्या हो जाएगा P0 इंटू 100। तो अब बोला है कि प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इन द ईयर 1975 जो है वो 25 है और 1980 में कितना है 30 है। हमें 1980 को बेस मानना है, क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है 1980 को बेस मानना है, तो नीचे 1980 का प्राइस जाएगा जो कि है 30, ठीक है, और ऊपर कितना आ जाएगा 25 इंटू 100। बाकी कैलकुलेटर पे करोगे तो आ जाएगा 83.33%। तो मैंने बोला था ना एक एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। तो बोलो ये बात समझ में आया कि प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते हैं, मतलब ये एक छोटा सा हिंट्स था कि कैसे करके निकालते हैं। तो करेंट ईयर और बेस ईयर जो जो ईयर का जिसके बेसिस पे कंपेयर करें, तो वो मुझे क्वेश्चन क्लियरली बताएगा कि कौन से ईयर का कंपैरिजन किसके साथ करना है। बस तुम लोग को इतना याद रखना है कि करेंट ईयर बाय बेस ईयर इंटू 100 होता है, ठीक है, करेंट ईयर बाय बेस ईयर इंटू 100 होता है। ये क्यों होता है वो भी लॉजिक हम बता देते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखो मेरा कंपैरिजन कैसे बोला है, बोला है कि 1980 के हिसाब से 1975 का प्राइस बताओ, तो 1980 में कितना था 30, हाँ मैम। ठीक है, 1980 में प्राइस कितना था 30 और 1975 में कितना था 25, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है, मुझे इस तरीके से बताना है कि 20 ये देखो इसको, ये मेरा बेस कौन सा हो रहा है, बेस हो रहा है मेरा 30, तो ये बेस को ना 100 मानते हैं, ठीक है, बेस को क्या मानते हैं 100, ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला कैसे बना है वो हम बताते हैं, बेस को 100 मानते हैं। तो 100 क्या है, मेरा इंडेक्स नंबर है, ठीक है, ये मेरा क्या है इंडेक्स नंबर। तो हम ये बोल सकते हैं कि 30 के लिए कितना है इंडेक्स नंबर, 30 के लिए इंडेक्स नंबर कितना 100, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 100/30। तो मुझे 25 का इंडेक्स नंबर निकालना है ना, तो 25 का इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा 100/30 इंटू 25। तो ये हो गया मतलब कंसेप्ट, और इसीलिए फॉर्मूला लगता है करेंट ईयर बाय बेस ईयर, ठीक है, करेंट ईयर बाय बेस ईयर। अब करेंट ईयर और बेस ईयर का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है देखो 1975 पुराना है तो ये बेस हो जाएगा और ये नया है तो ये करंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, जिसके साथ जिसका कंपैरिजन होता है। तो मुझे बोला 1980 के साथ 1975 का कंपैरिजन करो, तो जिसको बेस मानोगे वो मेरा बेस ईयर और जिसका जो है चेंजेस निकालोगे वो मेरा करेंट ईयर होगा। तो ये हो गया, फॉर्मूला याद रखने से ही होगा, और फॉर्मूला इस तरीके से बना है। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है या कोई डाउट है। हाँ मैम। बोलो किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। अभी तक जो भी देखा, अभी तो जस्ट सिंपल चीज सीख रहे हैं कि किसको क्या बोलते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं किया अभी तक हम लोग। बोलो ये अभी तक जो पढ़ा ये क्लियर है, क्या सीख रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं। हाँ मैम। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद ये चीज लिखवा देते हैं, ठीक है, वो अगर मुझे ये दिया हुआ है, ये एक बार लिख लो, ठीक है, अपने समझने के लिए। P01 को कैसे लिखेंगे अभी सिखाया, जो जो पहले डेटा रहता हाँ है वो मैम, कहाँ चला 0 जाता है, नीचे जाएगा और 1 हाँ ऊपर आएगा।
ठीक है, और इंटू, हाँ, into 100. और इसको क्या बोलेंगे, करंट ईयर, और नीचे जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, बेस ईयर। ठीक है, बेस अब यहाँ पर किसके साथ किसका कंपैरिजन हो रहा है, हियर, मैम P0 शक्ति P1 है। हाँ, हियर प्राइजेस ऑफ P0 के साथ P1 का। ठीक है, तो हियर प्राइजेस ऑफ 1 आर कंपेयर्ड फ्रॉम 0। ठीक है, और अगर मैंने ऐसे लिख दिया P10, तो इसको कैसे लिखोगे, P0 by मैम P1. P0 by P1 into P0 100। बाई P1। ठीक है, तो ये याद रखो कि अगर 10 है तो नीचे 1 आएगा। ठीक है, इसीलिए वो सब लिखवाया है, जस्ट मतलब याद रखने के लिए। तो ऊपर वाला क्या रहेगा, करंट ईयर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये 1 है तो करंट है, ये 0 है तो करंट नहीं हो सकता है, ये मत सोचो। ठीक है, और ये नीचे का क्या हो जाएगा, बेस ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से प्राइस के साथ कौन सा कंपेयर हो रहा है, तो यहाँ प्राइसेस ऑफ क्या हो जाएगा, जीरो, P1. 0 आर P1 is शक्ति P0। uh, कंपेयर्ड फ्रॉम क्या होगा, 1। 1. ठीक है, 0 का कंपैरिजन 1 के साथ हो रहा है, लिख लो ये वाला, Price of लिखो। compared from 0. ये सब अपने याद रखने के लिए। ठीक है, ये उस तरीके का कुछ भी नहीं है। देखो फॉर्मूला बस एक ही है, करंट ईयर बाय बेस ईयर। ठीक है, लेकिन कभी कभी दिमाग में हमारा ऐसा आ जाता है कि 0 मतलब बेस और 1 या n का मतलब करंट, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ठीक है, जो ईयर के साथ कंपैरिजन होगा वो बेस माना जाएगा, और जिसका कंपैरिजन होगा उसे करंट माना जाएगा। ठीक है, तो अब एक पूरा ऐसा जो है चार्ट बना देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने, यहाँ और जगह नहीं बचा मेरे, नहीं तो यही बना देते। प्राइस इंडेक्स का मैंने जैसे समझाया वैसे बाकियों का भी बताना पड़ेगा, वहां जगह नहीं है तो हम यहाँ पर कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिखो रिलेटिव्स। रिलेटिव्स का मतलब वही परसेंटेज में हम लोग फाइंड आउट करें, तो इसलिए रिलेटिव्स बोल रहे हैं। तो क्या क्या रिलेटिव्स है, जैसे कि मैंने बोला प्राइस, वैल्यू, क्वांटिटी। ठीक है, वैसे ही तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव का मतलब कुछ नहीं, जो सीखा वही। रिलेटिव का मतलब ही तो जो है परसेंटेज में चेंजेस निकाला। फिर क्वांटिटी रिलेटिव, वैल्यू रिलेटिव, मतलब वही इंडेक्स। एक होता है लिंक रिलेटिव, चेन रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव तो अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे से ही समझा, ये होता है करेंट ईयर बाई बेस ईयर इंटू 100। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। फिर क्वांटिटी का कैसे होगा, ये देखो, करेंट ईयर प्राइस, ठीक है, बेस ईयर प्राइस, क्वांटिटी में भी सेम होता है, करेंट ईयर क्वांटिटी बेस ईयर क्वांटिटी इंटू 100। Qn बाई Q0 इंटू 100। वैल्यू का भी सेम ही होता है,
एक सीख जाओगे तो बाकी सब हो जाए, क्योंकि देखो प्राइस का जो कंसेप्ट है क्वांटिटी का भी वही है, बस क्वांटिटी लेना है, और जो प्राइस और क्वांटिटी का कंसेप्ट है वही वैल्यू का कंसेप्ट है। तो करेंट ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस ईयर वैल्यू इंटू 100, वी एन वी जीरो। अब इसको कैसे लिखते हैं, इंटू 100 यहां भी कर लो, ठीक है। और भी का मतलब क्या होता है, मैंने अभी सिखाया ना तुम लोग को कि वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी करके। तो फिर क्या लिखेंगे, P1 इंटू क्यू, Q1। अच्छा हाँ 1 या n, ठीक है, मैंने ना दोनों ही लिख दिया, तुम लोग कोई एक ही यूज करो, 1 ही यूज करो, ठीक है, 1 या n कोई भी एक यूज कर सकते हो, मैंने दोनों लिख दिया है, इधर 1 लिख दिया इधर n, एक ही बात है, बट कुछ भी एक ही तरीके से लिखेंगे ना। तो P1 Q1, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय P0 V0 P0 Q0 0। इंटू 100। तो देखो ये कुछ अलग नहीं है, जैसा प्राइस में होता है वैसे क्वांटिटी होता है, प्राइस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आता है, तो वही लिखा है, ठीक है, और नया कुछ भी नहीं है। अब 1 या n में से कोई एक ही यूज करना चाहिए, मैंने दो तरीके से लिख डाला था इसलिए मैंने उसको हटा के एक ही तरीके का कर दिया, किसी भी एक तरीके से करने से ही होगा। अब लिंक रिलेटिव कैसे होता है, लिंक रिलेटिव अभी लिख के रखो, ये आज नहीं समझेंगे, बाद में समझेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ये ऐसे होता है लिंक, जैसे कि P1 बाई P0 कॉमा P2 बाई P1 कॉमा P3 बाई P2 डॉट 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 डॉट, मतलब ऐसे चलता जाएगा, मतलब 1/0, ठीक है, फिर 2/1, ऐसा क्यों हो रहा है वो थोड़ा सा बता देते हैं। देखो P0 बेस होगा, और P2 और P1 का कंपैरिजन करोगे तो P1 बेस नहीं होगा, हाँ मैम। हाँ मैम P3 और P2 में P2 बेस नहीं होगा, क्योंकि वो देखो अर्लियर ईयर कौन सा है, P0 P1 P2 P3, यहाँ पर तो मैंने उतना ही लिखा है ना, तो ये समझाने के लिए बोल रहे हैं, देखो P0 लिखा, P1 लिखा, P2 लिखा, P3 लिखा। तो P0 और P1 में जब कंपेयर करेंगे, जब मुझे कुछ नहीं बोल रहा है तो मेरा नॉर्मल दिमाग यही चलेगा कि ये मेरा क्या है, अर्लियर ईयर, और ये मेरा क्या है, करेंट ईयर। जो अर्लियर होता है वही मेरा क्या होगा, बेस ईयर, और जो करेंट ईयर होता है वो मेरा मतलब जो मेरा अर्लीस्ट इसको क्या बोलेंगे, जो मेरा करंट ईयर है तो उसको करंट ईयर, ठीक है, मतलब ये अर्लियर को बेस ईयर बोलेंगे, तो P1 बाई P0, जब P2 और P1 का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, तो ये मेरा एकदम करंट हो गया, ठीक है, ये करंट ईयर हो गया, और तब ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस ईयर, ठीक है। अगर हम P2 P3 में कंपैरिजन करेंगे तो ऐसे देखो लिंक बन रहा है, ठीक है, 0 1 1 2 2 3, फिर 3 4, फिर 4 5, इस तरीके से। तो जो पुराना होगा वो बेस ईयर होता जाएगा, देखो सभी में बेस ईयर नीचे है और ऊपर क्या हो जाएगा, करेंट ईयर। तो ये क्या, ये जो लिखा है ये समझ में आया कि ये ऐसा क्यों लिखा है, एंड डॉट डॉट का मतलब ऐसे चलता जाएगा, बोलो ये समझ में आया। हाँ मैम। अच्छा, अब चेन रिलेटिव देखो, चेन रिलेटिव कैसे होता है, चेन रिलेटिव में हो जाएगा P1 बाई P0, P2 बाई P0, P3 बाई P0 डॉट 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 डॉट। चेन रिलेटिव और लिंक रिलेटिव में फर्क क्या है, चेन रिलेटिव में हमेशा P0 के साथ ही कंपेयर हो रहा है, P0 के साथ P1 का मतलब, जैसे मैंने यहाँ जो एग्जांपल दिया तुम लोग देखो, मैंने 100 के साथ ही इसको कंपेयर किया, इसको किया, इसमें इसको किया। बेस ईयर একটা हाँ बोलो। ম্যাম, মানে চেন রিলেটিভে বেস ইয়ার একটাই ধরবো, তার সাথে আর সব ইয়ার গুলো কম্পেয়ার করতে হবে। कंपेयर करेंगे तभी चेन बनेगा, चेन मतलब जैसे माला जैसे होता है ना, एक धागे में सारा चीज रहेगा, तो उसी धागे में रह रहा है, तो फिर यहाँ पर वही बेस ईयर मेरा एक ही है, उसी के अंदर बाकी सबका कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है। तो चेन का मतलब ये मेन मेरा P0 है, P0 के बेसिस में है, जिसका कंपैरिजन करना है करते जाओ, वो होता है चेन रिलेटिव। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, देन सेकंड ईयर थर्ड ईयर, देन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, इस तरीके से जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तब वो बनता है लिंक रिलेटिव। बस अभी नाम जान के रखो कि लिंक रिलेटिव और चेन रिलेटिव में फर्क क्या है। लिंक रिलेटिव का मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, देन सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, इस तरीके से जब कंपेयर चल रहा है। और चेन रिलेटिव का मतलब फर्स्ट ईयर कंपेयर्ड विथ सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ऐसे एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं चेन रिलेटिव। तो मुझे एक चीज बोलो, ये जो
इंडेक्स हम लोगों ने लिखा प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, लिंक और चेन। क्या ये जो भी लिखा है, क्या ये दिमाग में फॉर्मूला चला गया और ये मतलब समझ में आ गया कि कैसे करके फॉर्मूला याद रखोगे और कैसे अप्लाई करना है? देखो सबको समझ हाँ में मैम। आ रहा है? हाँ मैम। अगर किसी को कुछ भी हाँ मैम। डाउट है तो पूछो। हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, तो ये लेकिन कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। देखो मेन मेन क्या लिखा हुआ होना चाहिए। ये सब जो मैंने एग्जाम्पल दिया ये भी लिखते हो तो अच्छा बात है, क्योंकि देखो जब भी कॉपी चेक करोगे तो खुद को समझ में आएगा कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ये एग्जाम्पल वगैरह तुम लोग शॉर्टकट में लिख लो, सीपीआई, निफ्टी 50 ये सब, ठीक है। ये अगर बोलोगे नहीं लिखेंगे, नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो जस्ट एक डेफिनेशन लिखवा है जो कि तुम लोग को यहाँ पर पीडीएफ में भी मिल जाएगा, ठीक है। ये यहीं से लिखवाया मैंने, मेरा तो कोई डेफिनेशन हो नहीं सकता। ये देखो यहीं से मैंने लिखवाइड, ये देखो डिवाइस, ये तुम लोग चाहो तो अपना ये यहाँ मार्क कर लो, ठीक है। फिर इंडेक्स नंबर यहाँ जस्ट मैंने समझाना स्टार्ट किया तो फिर वो लिखने का तरीका बताने लगे और कैसे करके वो मेंटेन करना है। फिर एक क्वेश्चन करवाया, उसके बाद मैंने ये समझाया कि मेन तो ये फॉर्मूला ही है, ठीक है। लेकिन ये समझाने के लिए कि भाई 1001 इसको कैसे लिखोगे, कौन सा डिनोमिनेटर में जाएगा, कौन सा न्यूमरेटर में, ये खुद के अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। तो ये लिखा हुआ हो कॉपी में तो अच्छा बात है, ठीक है। लिखा हुआ होने से अच्छा होगा, तुम लोग को कभी भी चेक करोगे ना जब पढ़ोगे तो तुम लोग को आसान रहेगा। अच्छा, अब लिंक रिलेटिव और चेन रिलेटिव अगर समझ में आया, हम एक क्वेश्चन देते हैं, मुझे निकाल के बताओ। ईयर 1 2 3 4 5, ठीक है। प्राइस, यहाँ पर मैंने P0 P1 P2 P3 P4 ऐसे लिख दिया। ये मान लो 100 है, 120 140 और 160 150, ठीक है। अगर मुझे लिंक रिलेटिव निकालना है तो मेरा आंसर क्या आएगा हर एक साल में, और अगर मुझे चेन रिलेटिव निकालना है तो आंसर क्या आएगा। तो अभी मैंने जो बताया कि चेन का मतलब एक बेस है उसके साथ सारा कंपैरिजन, और लिंक का मतलब पहला दूसरा दूसरा तीसरा, इस तरीके से। तो कैसे करके आएगा बोलो। ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് 120 अब लिंक रिलेटिव इट्टा मतलब सिर्फ इतना इतना लिख दो हो जाएगा। जैसे कि देखो लिंक रिलेटिव निकालोगे तो पहला क्या होगा, P1 बाई P0 into 100 इंटू 100। अभी 100 यहाँ जगह हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। देखो तो P1 कितना है, 120 बाई 100 by 100 मतलब 120, ठीक है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, P2 by बाई 120 P2 बाई P1, है ना। अच्छा 100 ना यहाँ जगह होगा नहीं तो उधर वाला लिखने का, चल लिख लेते हैं, जगह हो जा रहा है। नहीं तो बिना 100 के निकाल के देख लेते। तो ये कितना आ जाएगा 140 बाई 140 by 120 इंटू 100, तो ये कितना आएगा 116 point something 116 116.6। अच्छा फिर P3 बाई P2 160 140 इंटू 100 114.2। 114.2 P4 बाई P3 इंटू 100 150 बाई 1/0 120 by 100 140 by 100 160 by 93.75। 93.75 P1 और P2 1021 ये 120 32
43 और ये हो जाएगा, मैंने गलत लिख दिया क्या, 1021 फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड, मतलब 21 2 3 2 3 3 4। हाँ ठीक है, अब ये नहीं निकलेगा, ये निकालने के लिए मुझे कौन सा वाला चाहिए, 5। मैम 3 5 चाहिए। हाँ वो तो है नहीं, तो ये वाला नहीं निकलेगा, मतलब इसमें लिंक रिलेटिव इतना तक ही निकलेगा, क्योंकि ये कंपेयर होता है ना, तो इसके साथ इसका, फिर ये दोनों का, फिर ये दोनों का, अब ये दोनों का, अब इसके बाद वाला निकालने के लिए नेक्स्ट वाला चाहिए, बट वो है नहीं, तो इतना ही निकलेगा। ये वाला हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है, ये नहीं फाइंड आउट कर सकते, ये इतना तक ही निकलता है, क्योंकि दो दो पेयर में कंपेयर होता है। अब चेन रिलेटिव का मतलब P1/P0 इंटू 100, तो पहला वाला तो यही आ जाएगा जो लिंक रिलेटिव का है, 120/100 इंटू 100 120, ठीक है। उसके बाद वाला P2/P0 0 into तो मतलब 140 by 100 मतलब 140 आएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद P2 वाला हो जाएगा, मतलब ये P3, अच्छा मैंने P1/P0 किया, ठीक है, P2/P0 कर लिया, अब P3/P0, तो P3 कितना है 160, हाँ तो ये 160 रह जाएगा, और P4/P0 इंटू 100, मतलब 150/100 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 150, 150 1/0 2/0 3/0 4/0, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अच्छा, अब हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। इसमें यहाँ आता है एडिशनल क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला कर सकते हैं, ये वाला, ये इफ द प्राइजेस ऑफ ऑल कॉमोडिटीज इन ए प्लेस हैव इंक्रीज्ड 1.25, ठीक है, तो प्लेस का बात किया है, लेकिन चेंजेस प्राइस का ही बताया, बोल रहा है कि किसी एक जगह पे सारे कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ के 1.25 टाइम्स हुआ है इन कंपैरिजन टू द बेस पीरियड के मुकाबले 1.25 टाइम्स, मतलब इतना गुना बढ़ गया है, द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइजेस ऑफ दैट प्लेस नाउ, तो उस जगह का अभी इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स कितना है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक पहला हम बताते हैं, देखो कैसे करके होगा, तुम लोग भी मुझे बताओ, मतलब कुछ बताना चाहते हो तो बोल सकते हो, जैसे कि हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, मुझे पूछा है कि प्राइस इंडेक्स उस जगह का अभी कितना होगा, तो देखो प्राइस इंडेक्स पता करने के लिए मुझे क्या चाहिए, करेंट ईयर का डेटा और बेस ईयर का डेटा, ठीक है। तो बेस ईयर को हमेशा क्या मानना चाहिए, 100 हाँ बेस ईयर को हमेशा क्या मैम मानेंगे, बेसिक बोलो, হ্যাঁ ম্যাম এটাই বলছিলাম যে এটা বেস বলছো ইয়ারকে সবসময় 100 मंथ तक, ये देखो ये अभी मैंने यहाँ समझाया था ना, तो देखो बेस ईयर का हमेशा क्या मानना चाहिए, 100 मानना चाहिए, ठीक है, बेस ईयर को हमेशा 100 मानेंगे। करेंट ईयर में क्या है प्राइस मुझे वो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो 1.25 टाइम्स जो है इंक्रीज हो गया है कंपेयर टू बेस पीरियड, ठीक है। तो इंक्रीज्ड वैल्यू अभी कितना है ये बताओ, मतलब इंक्रीज्ड होके कितना हो जाएगा, अगर हम 100 के साथ उसको मैच करना चाहे, जो पहले 100 था 1.25 टाइम बढ़ने से अभी कितना हो गया होगा, 125 हम्म तो जैसे कोई चीज का पहले 100 था, अभी वो 2 गुना बढ़ गया तो 200 हो गया, तो वैसे ही 1.25 टाइम्स बढ़ गया तो वो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बोलो करंट इंडेक्स कितना हो जाएगा, तो पहले इंडेक्स कितना था, ম্যাম 100 ছিল বলে 125 হয়েছে তাহলে 25%। 25 বেড়ে সেটা জিজ্ঞেস করেনি, বলেছে কারেন্ট ইন্ডেক্স কত হয়েছে, पहले कितना था 100, अब वो 100 बढ़ के कितना हो गया है, इंक्रीज कितना हुआ है, ये इंक्रीज्ड वैल्यू है,
कितना? 125। 125. तो अभी करेंटली फिर कितना हो गया है? दोनों का एडिशन होगा ना, 225. 225। ये तो ऐड करने से हमें मिल रहा है, बट ये कंसेप्ट क्या है देखो, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि इसी में तो 100 125, तो ये तो इंक्रीज्ड वैल्यू है। जो चीज मेरा पहले 100 था वो अभी कितने से बढ़ा है? 125 से। तो बढ़ने के बाद कितना हुआ है ये पूछा है। अगर मेरा पहले इंडेक्स क्या था वो मुझे नहीं दिया है, तो हम बेस इंडेक्स को 100 मान सकते हैं, जिसको हम बेस ईयर बोलते हैं। इंडेक्स को 100 125 ऐसे ही बोला जाता है। तो अगर करेंट ईयर का मुझे बोल रहा है कि 125 टाइम्स बढ़ गया है कंपेयर टू बेस पीरियड, तो ये मेरा इंक्रीज्ड वैल्यू है। तो पहले जो 100 था वो अभी इंक्रीज हुआ है कितने से? 125 से। तो करेंटली वो अभी कितना हो गया है? तो 225। तो इसीलिए आंसर होगा 225, यानी कि ऑप्शन सी। बोलो ये चीज समझ में आ रहा है? हाँ मैम. बोलो इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। बोलो किसी को कुछ डाउट है? कुछ भी? अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। ये वाला, ये तो ओरली बता सकते हो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 बोला है प्राइस रिलेटिव को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। बोलो क्या आंसर होगा 10th का? प्राइस रिलेटिव मतलब ऑप्शन प्राइस इंडेक्स। बोलो। বি হবে না, ऑप्शन सी হবে. বি তো হবে না। सी मैम ऑप्शन. पी होगा ना, पी एन बाई पी जीरो इंटू 100। 100। अभी तो हम लोगों ने वही सीखा ना। क्या होगा? पी एन बाई पी जीरो इंटू 100, यानी ऑप्शन सी। बी इसीलिए नहीं होगा क्योंकि वहां 100 नहीं लिखा है। तो कंपेयर जब करते हैं रिलेटिव में, रिलेटिव मेजर जब करते हैं तो वो परसेंटेज में, जनरली वो परसेंटेज मेजरमेंट होता है। इसीलिए पी एन बाई पी जीरो इंटू 100 ये ज्यादा सही है। और मैम बी पे तो P0/PN আছে. हाँ, এটা তো और হবে না. उल्टो लिखा है। हाँ हाँ, होने को ए बोल सकते हो, बट ए तो होगा नहीं। ए भी नहीं होगा क्योंकि उसमें 100 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 16 वाला देखो। 16 वाला करके देखो। इफ द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइजेस एट प्लेस इन 1994 is 250 with 1984 as base year, then the prices have increased on an average by, मतलब 1994 का है 250 और 1984 का है बेस ईयर, देन प्राइजेस हैव इंक्रीज्ड ऑन एवरेज बाय, कितने से प्राइस बढ़ा है वो बताना है तुम लोग। तो कोशिश करो। सी 16 হবে में ऑप्शन 3. ऑप्शन सी नहीं, सी तो नहीं होगा। नहीं हो रहा है। देखो 1994 में इंडेक्स कितना था ये बताओ अभी। हाँ बोलो। मैम टू मैम 25 বলছি 250 হবে এটা. 250 तो अच्छा नहीं, ऑप्शन बी होगा। देखो 1994 में इंडेक्स नंबर कितना था?
250। ठीक है 250। अच्छा, अब हम लोग को फाइंड आउट करने क्या बोला है, 1984 को बेस ईयर मानना है, तो 1984 का फिर इंडेक्स नंबर कितना होगा? हम 100 देते হবে। 100। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी ऑफ क्या, और इसको पी ऑफ क्या बोलेंगे, मतलब कौन सा 1 होगा कौन सा 0 होगा? P1 250 का P1 1 এটা P0। ठीक है, क्योंकि हमें कंपेयर कैसे करने बोला है, बेस ईयर के बेसिस पे कंपेयर करना होता है। देन द प्राइजेस हैव इंक्रीज्ड ऑन एवरेज, कितना प्राइस बढ़ गया है। ठीक है, तो चेंजेस निकालेंगे तो 100 जो है वो 250 हुआ है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, प्राइस रिलेटिव, पीएन बाई मतलब P1 बाई P0 इंटू 100, तो P1 कितना है 250 बाई 100 इंटू 100, तो कितना हो गया 250%। तो ये क्या निकला बोलो तो, ये ओवरऑल आंसर निकला कि मेरा जो P1 है वो 250% जो है वो इंक्रीज, मतलब इंक्रीज होने के बाद 250% है, तो इंक्रीज कितना हुआ है। जैसे अगर देखो तुम लोग ये नहीं करते तो मुझे ये छोड़ो, सिंपल बताओ कि 250 से 100 हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है? 150। 150। ठीक है, तो अब मुझे अगर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज निकालना हो तो तुम लोग कैसे निकालोगे, 150 इंक्रीज हुआ है आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 250 या आउट ऑफ 100, मतलब 150 जो बढ़ा है, 100 में 150 बढ़ा है कि 250 में 150 बढ़ा है? 250। না, 250 में 150 একশোতে 100 150 হয়েছে বেড়ে, 100 থেকে বেড়ে 150 হয়েছে না 250 থেকে 150 বেড়ে গেছে, তাহলে তো 250 প্লাস 150 করলে 400 হয়ে যায়। हम हाँ 100 কিন্তু থেকে বেড়ে 100 গেছি। থেকে 100 থেকে 150 हाँ বেড়েছে तो তার জন্য 250 হয়েছে हाँ, तो मेरा क्वेश्चन वही है कि इंक्रीमेंट जो हुआ है आउट ऑफ 100 और आउट ऑफ 250, आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 बढ़ाए, 100 में 150 बढ़ाए, तो ये कितना हो जाएगा 150%। तो आंसर भी वही दिया हुआ है, कितना, ऑप्शन बी। अब इस चीज को इंडेक्स नंबर के थ्रू से कैसे करोगे, तो मेरा इंडेक्स जो है वो परसेंटेज में 250% आया। ठीक है, तो जो मेरा इंडेक्स आज 250% है वो कभी पहले कितना हुआ करता था, 100। 100 तो फिर मेरा इंक्रीज पूछा है, मुझे ये नहीं पूछा है कि करेंटली मेरा इंडेक्स नंबर कितना चल रहा है, तब तुम लोग बोलोगे टोटल 250%, तब ठीक है। लेकिन अगर पूछा है कि इंक्रीज कितना हुआ है, तो इंक्रीज कितना हुआ है 150 250 माइनस 100 इक्वल टू 150%। ठीक है, ये 150%। और इस चीज को हम और एक तरीके से भी प्रूव करके दिखाते हैं, रुको दिखाते हैं, ऐसे करके देख सकते हो। जैसे देखो ये चीज, ये ऐसे क्यों हो रहा है ये समझा देते हैं। देखो जैसे मान लो कि मैंने 2000, ये हम अपने मन से एक एग्जांपल ले रहे हैं तुम लोग को समझाने के लिए, किसी एक चीज का प्राइस था 200 रुपए, फिर उसके बाद उसका प्राइस हुआ 340। ठीक है, तो सिंपल चेंजेस मुझे बताओ, चेंजेस कितना हुआ? मैम 140 140 चेंज ठीक है, तो अब अगर मुझे चेंजेस का परसेंटेज निकालना हो तो 140 चेंज हुआ है आउट ऑफ कितना? 200 मैम 200 ठीक है, तो इसका परसेंटेज ऑफ चेंज कितना होगा 70%, है ना। 70% 100 से ये 200 कट गया 2, और ये 70%। ठीक है, अब इसी को अगर हम इंडेक्स नंबर में दिखाते हैं तो वो कैसे दिखता है, और जैसे कि देखो हम क्या बोलेंगे, जो पहले इंडेक्स नंबर में मुझे बेस को 100 मान लेना है, तो जो पहले 200 रुपए था उसका इंडेक्स है 100, इसका इंडेक्स हम लोग कितना मानेंगे 100। तो मुझे अगर इंडेक्स से निकालना है तो मुझे 340 का इंडेक्स निकालना है, तो 1 का इंडेक्स कितना होगा 100 बाई 200, तो 340 का इंडेक्स कितना होगा, इनटू 340 तो करने से कितना आएगा 170 170 आ रहा है या 70 आ रहा है, 170 आ रहा है ना, हाँ 17 दूनी हाँ। 37 170 आ रहा है। ठीक है, लेकिन इंक्रीमेंट क्या है, इंक्रीमेंट कितना है 70%,
और 70% इंक्रीज हो होके कितना हुआ है 100, मेरा चेंज 170%। होके कितना हुआ 170%। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 200 का मतलब 100 है और 340 का मतलब 170 है। मतलब 340 क्या है? सिर्फ इंक्रीज्ड वैल्यू या टोटल आफ्टर इंक्रीमेंट 200 बिकम 340। इंक्रीज्ड वैल्यू तो 140 है, तो इंक्रीमेंट 70% है, बट इंक्रीज होने के बाद जो वैल्यू हो रहा है वो 170 है, क्योंकि 100 70% से बढ़ के 170% हो रहा है। तो जब हम लोग इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, मतलब परसेंटेज, ये जो प्राइस रिलेटिव निकाल रहे हैं, तो सिर्फ इंक्रीमेंट नहीं निकाल रहे हैं, मेन वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट ऐड होके कितना हो रहा है वो निकाल रहे हैं। इसीलिए यहां पर ये माइनस हुआ। क्या ये हम समझा पाए? हाँ मैम। देखो इसमें किसी को कुछ हाँ डाउट मैम। है? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ मैम। क्यों ये माइनस हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि जब हम लोग इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो मतलब हम लोगों ने ये जो निकाला ना 1994, 250 का वैल्यू कितना है, इसका मतलब 250% है। तो वो तो टोटल वैल्यू बता रहा है, तो इंक्रीज कितना हुआ? जो पहले 100 था वो 250 हुआ, तो 150% हो जाएगा। ठीक है। ये अगर समझ में आया तो 17 वाला करके बताओ। ये वाला, इफ द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन ए प्लेस हैव डिक्रीज्ड 35% ओवर द बेस पीरियड प्राइस, देन द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस ऑफ दैट प्लेस इज नाउ। डिक्रीज हुआ है 35% ओवर द बेस पीरियड प्राइस। मैम 65। 65 सही हुआ है, 65 होगा। तो पहले जो 100 था वो कितना कम हुआ है वो मुझे बता दिया, कितना परसेंट कम हुआ है? 35%। तो 35%। 100 को 35%। 35% कम करने से कितना आता है? 65। 75। 65 आएगा। 65 हाँ। ठीक है। कम कितने से हुआ है अगर पूछेंगे तो वो कितना होता है? 35। बट वो इस क्वेश्चन में पूछेगा नहीं, क्योंकि बता रखा है ना कितने से कम हुआ है। मतलब ये देखो, बेस ईयर मेरा क्या मानेंगे? 100। ठीक है। करंट ईयर में बोला है पहले से 35% कम हुआ है, तो 100 माइनस 100 इंटू 35%। ये मेरा क्या है? ये मेरा है डिक्रीज कितना हुआ है? डिक्रीज हुआ है 35। ठीक है। और डिक्रीज होने के बाद फिर कितना हुआ है? जो पहले 100 था वो 35 से कम हुआ, तो अभी वो कितना हो जाएगा? 65। ठीक है। ये आफ्टर डिक्रीज होने के बाद का वैल्यू, और ये डिक्रीज का अमाउंट, ये डिक्रीज वैल्यू, ये डिक्रीज होने के बाद ओवरऑल वैल्यू। ठीक है। कि पहले जो 100 था वो अब 35 कम होने के वजह से 65 हुआ है, तो आफ्टर डिक्रीज 65। ठीक है। और ये यहाँ पर 35 होगा। ठीक है, जो डिक्रीज हो रहा है। तो 17 का आंसर मेरा सी हो जाएगा। बोलो तब डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो डिक्रीज होने के बाद का वैल्यू, डिक्रीज, इंक्रीज, ये छोटा छोटा चीज समझना पड़ेगा कि क्या है। ठीक है। और जब भी इंडेक्स नंबर निकालते वो हमें क्या समझाता है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं, ओवरऑल वैल्यू समझा देता है। ठीक है। वैसे डायरेक्टली इसलिए ऐसे निकल के आता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो। मिराजदा। 17 वाला किया ना हम लोगों ने? ठीक है। हाँ मैम। अच्छा, अब ये इसके बाद फिर से हमें कुछ मेथड्स जो है वो देखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज में कर रहे हैं, उसमें भी एक जो है ट्री बना के देते हैं, वो लिख लो ताकि एक ही जगह पे सारा चीज मिल जाएगा। तो देखो कितने तरीके का इंडेक्स होता है वो हम लोगों ने देखा। प्राइस होता है, क्वांटिटी होता है, वैल्यू होता है, चेन रिलेटिव होता है, ठीक है, लिंक रिलेटिव होता है। अब जो लिंक बोल रहे, सॉरी, अब जो इंडेक्स नंबर है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या क्या मेथड्स यूज करते हैं? ठीक है। एक होता है सिंपल एवरेज और एक होता है वेटेड एवरेज। ठीक है। सिंपल एवरेज मेथड दो तरीके का होता है, एग्रीगेटिव और रिलेटिव। और ये भी दो तरीके का होगा, एग्रीगेटिव और रिलेटिव।
मतलब सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल रिलेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड रिलेटिव, ठीक है। तो इसमें कैसे निकलता है प्राइस इंडेक्स? समेशन, अभी लिख लो फॉर्मूला, हम समझाएंगे कि क्यों ऐसा होता है। और रिलेटिव का हो जाएगा पी एन बाई पी जीरो। अच्छा मैंने फिर से ना एन लिख दिया, वो मुझे कभी एन और वन लिख दे रहे, मेरा थोड़ा हैबिट है ये लिखने का। तुम लोग एक ही बात है, ठीक है, एन का मतलब वन लिखो, वो मैंने वैसे लिखवा दिया है, ठीक है। और एग्रीगेटिव में 4 या 5 चीज पढ़ना होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला, ठीक है। इसमें हमें जो भी पढ़ना पड़ेगा वो अलग अलग नाम है, लिखवाते हैं। लेस्पियर्स, LASPEYRES, पैसेज, PASSCHES, मार्शल एजोर्थ, MARSHALLEDGE, फिशर्स। मेन ये होता है 4, इसके अलावा भी एक होता है पाउलीज, ठीक है। वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट है तो हम लोग करेंगे, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आ सकता है, ठीक है, तो वो लिखवाते हैं। चलो, और रिलेटिव के इधर फॉर्मूला लिखना है प्राइस इंडेक्स का, P0 बाई PN इंटू 100 इंटू W डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W, इंटू W डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W। ये हमें पढ़ना पड़ेगा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि PN बाई P0 के आगे समेशन, फिर इसमें इस तरीके से, फिर इसका कुछ अलग फॉर्मूला, ऐसा क्यों हो रहा है, वो चीजों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिंपल और वेटेड में फर्क ऐसे ही बता देते हैं। देखो सिंपल और वेटेड में फर्क क्या होता है, जैसे मान लो ईयर है, यहाँ पर हम एक प्रॉफिट ले रहे हैं, ऐसे ही रैंडमली वैल्यू ले रहे हैं, 100, 300 और 800, तो ये कितना आ जाएगा 1200, ठीक है। अच्छा अगर इसका एवरेज निकालोगे तो कितना होगा, सिंपल एवरेज, ठीक है, जैसे तुम लोग बचपन में एवरेज सीखते हो, तो ये प्रॉफिट का एवरेज कितना हो जाएगा, कैसे निकालोगे? मैम by 100 3 कर देबो 400। 1200 डिवाइडेड बाई कितना कर दोगे 3, तो कितना आंसर आ जाएगा 400, ठीक है। मतलब जितना सारा डेटा उतने से डिवाइड करने से एवरेज होता है। क्या सिंपल एवरेज में हम लोग वेट का यूज नहीं करते हैं? हाँ करते हैं, बट वो लिखते नहीं है। कितना यूज करते हैं बोलो तो 1, ठीक है। तो वेटेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 1 यूज करते हैं तो वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट का मतलब वेट इंटू प्रॉफिट, तो 100 इंटू 1 100, 300 इंटू 1 300, 800 इंटू 1 800, तो 1200, और वेट का टोटल कितना हो जाएगा 3। तो नॉर्मली हम लोग वेट से ही डिवाइड करते हैं। तो सिंपल में भी हम लोग वेट लेते हैं, बट वेट 1 लेते हैं। 1 लेने का मतलब है हर प्रॉफिट को हम लोगों ने सेम माना, कि 100 प्रॉफिट हुआ तो भी उसका वेटेज 1 दिया, 300 हुआ तो भी 1 दिया, और 800 हुआ तो भी 1 ही दिया, ठीक है। तो फिर वेटेड प्रॉफिट अगर हम लोग निकालेंगे वो कैसे निकलेगा, जैसे कि मान लो अब हम लोग वेट असाइन कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम दोनों चीज का डिफरेंस समझाना चाहते हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, ठीक है। वेट देखो 1 2 और 3, ठीक है। तो वेटेड प्रॉफिट कितना होगा बोलो तो, W इंटू P कितना हो जाएगा 100 into 100 600 600 और up to 00, तो कितना आएगा 3100। 3100
100, ठीक है। अच्छा, अब इसका प्रॉफिट निकालो। वेटेड प्रॉफिट कितना होगा? 3100 डिवाइडेड बाय वेट करना पड़ता है, यानी 6, कितना आ जाएगा? 516.67. 500 516.6। 516.6, ठीक है। अच्छा, क्या वेट ऐसे 1 2 3 करके ही देना पड़ता है? नहीं, जरूरी नहीं, हम लोग किसी और तरीके से भी दे सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 3 दे दिया तो यहाँ 6 दिया, तो गैप कितने का मेंटेन किया? 3 का। तो नेक्स्ट वाला वेट कितना होना चाहिए? 9। 9, ठीक है। तो फिर मल्टीप्लाई करो, फिर वेट इंटू प्रॉफिट, तो 3 इंटू 100 300, 6 इंटू 300 1800, और ये 7200, तो कितना आ जाएगा? 18, और ये कितना हो जाएगा? 9300 वेटेड एवरेज प्रॉफिट 9300 डिवाइडेड बाय 18 कितना आएगा? सेम वही आएगा जो पहले आया है, नहीं आया तो गलत हुआ है, हाँ 516.6, मैम, 516 ठीक है। पॉइंट 66। हाँ, तो ये वेटेड प्रॉफिट आ गया। तो ये मैंने सिंपल और वेटेज में तुम लोग को भी फर्क बताया कि वेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे भी करो सेम हो जाएगा। वेट कैसे देना है? अगर मेरा ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड प्रॉफिट हो या जो भी हो, मैंने यहाँ प्रॉफिट लिया है, अगर मेरा इंक्रीजिंग ट्रेंड है, इंक्रीजिंग का मतलब अगर बढ़ते जा रहा है, तो मेरा वेट कैसे होना चाहिए? 1 2 3 डॉट डॉट। और अगर मेरा डिक्रीजिंग है तो क्या होना चाहिए? 3 2 1। उल्टा। हाँ, उल्टा होना चाहिए, मतलब डॉट 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 3 2 1, ठीक है, ये होना चाहिए। बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ मैम। ठीक है, आज ना हम लोग इतना ही करते हैं, इसके आगे नहीं करवा पाएंगे। पता नहीं मेरे बेटे को क्या हुआ है, बहुत रो रहा है आज। नहीं तो नहीं रोता है, इतना दिन हम करवा रहे, पता नहीं क्यों आज रो रहा है। देखते शायद कुछ तबीयत खराब होगा उसका, तो हम देख रहे हैं। सुबह तक तो ठीक ही था, ठीक है। तो अभी आज इतना ही करते, बाकी हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ मैम। ठीक है, फिर Thank आज you, इतना ही। थैंक यू ma'am. मैम। ठीक है, बाय। Bye. बाय मैम। बाय। मैम।